कुत्ते का पिल्ला पालने की बात चली तो दादाजी ने अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की। पालना ही है तो मिट्टू पाल लो, मैना पाल लो, खरगोश पाल लो और कोई सा भी जानवर पाल लो, लेकिन कुत्ता मत पालो। घर की नई पीढ़ी ने घोषणा की, नहीं, हम तो कुत्ता ही पालेंगे, अच्छी नस्ल का लाएंगे। दादाजी ने दलील दी, भले ही अच्छी नस्ल का हो, मगर होगा तो कुत्ता ही। पीढ़ी ने प्रति प्रश्न किया, तो क्या हुआ? कुत्ते में क्या खराबी होती है? वह वफादार होता है, इसीलिए आजकल सभी लोग कुत्ता पालने लगे हैं। दादाजी का मन हुआ कि कहें, हाँ बेटा, अब गोपाल के बजाय सब श्वानपाल हो गए हैं, किंतु इस बात को उन्होंने होठों से बाहर नहीं निकाला। कुत्ते की अच्छाई बुराई के विवाद में भी वे नहीं पड़े। व्यवहारिक कठिनाइयाँ ही बताईं। कुत्ते बड़े बंगलों में ही निपटते हैं, क्योंकि वहाँ कई कमरे होते हैं, लंबा चौड़ा लॉन होता है, खुली जगह होती है, इसीलिए वह बड़े मज़े से घूमता फिरता है। इस छोटे फ्लैट में बेचारा घुट कर रह जाएगा। नई पीढ़ी ने दलील दी, अपने आसपास ही छोटे छोटे फ्लैटों में कई कुत्ते हैं, आप कहें तो नाम गिना दें। दादाजी ने इनकार में हाथ हिलाते हुए दूसरी व्यावहारिक कठिनाई बताई। वह घर में गंदगी करेगा, खाने पीने की चीज़ों में मुंह मारेगा, कहीं पागल हो गया तो घर भर को पेट में बड़े बड़े 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। नई पीढ़ी ने इन कठिनाइयों को भी व्यर्थ की आशंकाएं बताते हुए कहा, अच्छी नस्ल के कुत्ते समझदार होते हैं, वे देसी कुत्तों जैसे गंदे नहीं होते। प्रशिक्षित करने पर विदेशी नस्ल के कुत्ते सब सीख जाते हैं। सावधानी बरतने पर उनके पागल होने का कोई खतरा नहीं रहता है। दादाजी ने अपनी आदत के अनुसार हथियार डाल दिए। नई पीढ़ी से असहमत होने पर भी वे ज़्यादा जिद नहीं करते थे, अपनी राय व्यक्त कर छुट्टी पा लेते थे। इसी नीति से वे कलह से बचे रहते थे। इस मामले में भी उन्होंने यह कहकर छुट्टी पा ली, तुम जानो, मेरा काम तो सचेत करना भर है। अल्सेशियन पिल्ला घर में आया तो दादाजी ने उसमें कोई विशेष रुचि नहीं ली। वे आश्चर्य से उसे देखते रहे। वह स्पष्ट सी ध्वनि करता हुआ उनके पैर चाटते हुए दुम हिलाने लगा। तब भी वे उससे दूर दूर ही रहे। उन्होंने उसे न उठाया, न सहलाया। हालांकि उस छोटे से मनभावन पिल्ले का पैरों को चाटना व दुम हिलाना उन्हें अच्छा लगा। नई पीढ़ी ने खेल खेल में कई बार उस पिल्ले को दादाजी की गोद तथा हाथों में रख दिया। तब न चाहते हुए भी उन्हें उस पिल्ले के स्पर्श को सहना पड़ा। यह स्पर्श उन्हें अच्छा लगा। नरम नरम बाल, मांसल शरीर, बाल सुलभ चंचलता आदि ने उनके मन को मोहा। घर में कोई छोटा बच्चा न होने से ऐसा स्पर्श सुख उन्हें अपवाद स्वरूप ही मिलता था। इस पिल्ले के स्पर्श ने उसी सुख की अनुभूति उन्हें करा दी। फिर भी वे पिल्ले को अपने से परे हटाने का नाटक करते रहे। इसीलिए नई पीढ़ी को नया खेल मिल गया। वे जब देखो तब दादाजी के पास उस पिल्ले को छोड़ने लगे। दादाजी का उससे कतराना एवं परे हटाने का उन्हें प्रसन्नता से भर देता। नई पीढ़ी ने अपने चहेते पिल्ले का नाम रखा, सीजर। दादाजी ने इस नाम का भारतीयकरण कर दिया, सीजरिया। नई पीढ़ी ने शिकायत की, दादाजी, सीजर का नाम मत बिगाड़िए। दादाजी ने सफाई दी, मैंने तो उसे भारतीय बना दिया। ये भारतीय नहीं है, अल्सेशियन है। नस्ल भले ही विदेशी हो, मगर है तो यहीं की पैदाइश, इसलिए नाम इस देश के अनुकूल ही रखना चाहिए। नहीं, इसका नाम सीजर ही रहेगा। लेकिन हम तो इसे सीजरिया ही कहेंगे। दादाजी को इस छेड़छाड़ में मज़ा आने लगा। नई पीढ़ी से बदला लेने का उन्हें अच्छा मौका मिल गया। वे लोग सीजर को उनके पास धकेल कर खुश होते रहते थे। दादाजी ने सीजर के नाम को लेकर जवाबी हमला कर दिया। इस हमले के दौरान वे सीजर को अपने दिए नाम से संबोधित कर करके अपने पास बुलाने लगे। सीजरिया संबोधित करने पर भी पिल्ला जब ललक कर उनके पास आने लगा तो वे नई पीढ़ी को चिढ़ाने लगे, देखा, सीजरिया को यह नाम पसंद है। आए दिन की इस छेड़छाड़ ने दादाजी का सीजर से संपर्क बढ़ा दिया। अब वे उसे अपनी बाहों में भरने लगे, उठाने लगे,
सहलाने लगे। नई पीढ़ी की अनुपस्थिति में भी वे उससे खेलने लगे, पलंग पर अपने पास लिटाने लगे, उस चेष्टाओं पर प्रसन्न होने लगे, उसके स्पर्श से गुदगुदी से अनुभव करने लगे। एक दिन घर के लोगों ने दादाजी से प्रश्न किया, आप तो इसके खिलाफ थे? हाँ, तो मगर इस खड़े कान वाले ने मेरे मन में जगह बना ली है, दादाजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। सीजर के लिए दादाजी का स्नेह दिनों दिन बढ़ता ही गया, क्योंकि अपने खाली समय को भरने का उन्हें यह अच्छा साधन लगा। जब सीजर इस घर में नहीं आया था, तब वे खाली समय बातों में, पढ़ने में, टीवी देखने में तथा ऐसे ही अन्य कामों में व्यतीत किया करते थे। बातों के लिए घर के लोग हमेशा सुलभ नहीं रहते थे, क्योंकि दिन के समय सभी छोटे बड़े अपने अपने काम से घर से बाहर चले जाते थे। कोई स्कूल जाता था तो कोई कॉलेज, कोई बाजार जाता था तो किसी को दफ्तर जाना होता था। खासी भागम भाग मची रहती थी। घर में रहने पर सभी की अपनी अपनी व्यस्तताएं थीं, इसीलिए दादाजी से बातें करने का अवकाश वे कम ही पाते थे। ले देकर घर में बस दादी जी ही थीं जो दादाजी के लिए थोड़ा समय निकालती थीं, किंतु उनके पास अपनी बीमारी और घर के रोनों के सिवा और कोई बात थी ही नहीं। आसपास भी कोई ऐसा बदरस प्रेमी नहीं था, इसलिए दादाजी बातें करने को तरसते ही रहते थे। कोई मेहमान आ जाता था तो उनकी बाँछें खिल उठती थीं। पढ़ने और टीवी देखने में दादाजी की आंखों पर जोर पड़ता था, इसलिए वे अधिक समय तक न तो पढ़ पाते थे, न ही टीवी देख पाते थे। दैनिक समाचार पत्र को ही वे पूरे दिन में किस्तों में पढ़ पाते थे। घर की नई पीढ़ी उनके इस वाचन का मज़ा लेती रहती थी। सुबह के बाद किसी को यदि अखबार की आवश्यकता होती तो वह मुस्कराते हुए दादाजी से पूछता, पेपर ले जाऊं दादाजी, आपका वाचन हो गया? सीजर ने उनके इस खाली समय को भरने में बड़ा योगदान दिया। वह जब देखो तब दौड़ दौड़ कर उनके पास आने लगा, उनके आसपास मंडराने लगा। दादाजी उसे उठाने और सहलाने लगे तो उसका आवागमन उनके पास और भी बढ़ गया। घर के दूसरे लोगों को उसे पुकारना पड़ता था, तब कहीं वह उनके पास जाता था। दादाजी के पास वह बिना बुलाए ही चला आता था। घर के लोग शिकायत करने लगे, दादाजी आपने सीजर पर जादू कर दिया है। सीजर जब इस घर में नया नया आया था तब उसका स्पर्श हो जाने पर दादाजी हाथ धोते थे। खाने पीने से पहले तो वे साबुन से हाथ धोए बिना किसी वस्तु को छूते नहीं थे। वही दादाजी अब सारा सारा दिन सीजर के स्पर्श में आने लगे, किंतु हाथ धोने की सुध उन्हें अब न रहती। खाने पीने की वस्तुएं उठाते समय भी साबुन से हाथ धोना वे कई बार भूल जाते थे। नई पीढ़ी कटाक्ष करने लगी, दादाजी गंदे हाथ। उत्तर देने लगे, तुमने ही भ्रष्ट किया है। सीजर के प्रति यूं उदार हो जाने के बावजूद यह भ्रष्ट किए जाने वाली बात दादाजी को फांस की तरह चुभती रहती थी। ये शिकायत उन्हें शुरू से ही बनी हुई थी। सीजर का सारे घर में निर्बाध घूमना, यहाँ वहाँ हर चीज़ में मुंह मारना उन्हें खलता रहता था। रसोई घर में उसका प्रवेश तथा भोजन करते समय उसका स्पर्श वे सहन नहीं कर पाते थे, इसलिए कई बार उन्हें नई पीढ़ी को झिड़कना पड़ा था। कुछ तो ध्यान रखा करो, अपने संस्कारों का कुछ तो ख्याल करो। इस शिकायत के होते हुए भी सीजर का जन्मदिन जब मनाया गया तो दादाजी ने भी घर भर के स्वर में स्वर मिलाया, हैप्पी बर्थडे टू यू। सीजर के अगले पंजे से छुरी सटाकर जन्मदिन का केक काटने की रस्म अदा कराई गई तो दादाजी ने भी दूसरों के साथ तालियां बजाई। केक का प्रसाद भी दादाजी ने लिया। सीजर के साथ फ़ोटो भी उन्होंने सहर्ष खिंचवाई। देखते ही देखते ज़रा से पिल्ले के बजाय सीजर जब ऊंचा पूरे डील डॉल वाला बनता गया, दादाजी भी घर भर की तरह प्रसन्न हुए। उसमें आए इस बदलाव पर वे भी चकित हुए। वह पाँवों में लौटने के बजाय अब कंधों पर दोनों पैर उठाकर गले मिलने जैसा कृत्य करने लगा तो दादाजी भी गदगद कंठ से उसे झिड़कने लगे, बस भैया बस। यूं प्रेम दर्शाते हुए सीजर जब मुंह चाटने को बावला होने लगा तो दादाजी को पिंड छुड़ाना मुश्किल होने लगा। फिर भी उन्होंने उसे पीटा नहीं। हाथ उठाकर पीटने का स्वांग करते हुए वे उसे डराते रहे। आसपास के बच्चे पत्थर फेंक फेंक कर या और कोई शरारत करके सीजर को चिढ़ाने की कुछ चेष्टा करते तो दादाजी फौरन दौड़े जाते थे और उन शरारती बच्चों को झिड़कते थे।
क्यों रे, उससे शरारत करोगे तो वो मज़ा चखा देगा, भाग जाओ। रात को जब कभी भी सीजर भूंकता था तो वे फौरन देखते थे कि क्या मामला है। उनसे उठते बनता नहीं था, फिर भी वे उठकर जाते थे। घर भर के लोग उनकी इस तत्परता पर मुस्कराते तो वे जवाब देते, सीजर अकारण नहीं भूंकता है। एक बार 10 से 12 दिन के लिए दादाजी को दूसरे शहर जाना पड़ा। वे जब लौटे तो बरामदे में ही सीजर उनसे लिपट गया। दादाजी उसके सिर को सहलाते हुए बुदबुदाते रहे, बस बेटा बस, इतना प्रेम अच्छा नहीं है। दादाजी की नींद बड़ी नाजुक थी। संकरी जगह में उन्हें नींद नहीं आती थी। किसी अन्य का स्पर्श हो जाने से भी उनकी नींद उचट जाती थी, किंतु सीजर ने उनकी इन असुविधाओं की कतई परवाह नहीं की। वह दादाजी से सटकर या उनके पैरों के पास सोता रहा। दादाजी उसे सहन करते रहे, टांगें समेटते हुए कहते रहे, तू ज़बरदस्त निकला। एक बार सीजर घर से गायब हो गया। पड़ोसियों से पता लगा कि वह घर के सामने की मेहंदी की बाड़ को फलांग कर भागा है। एक बार इस बाड़ में उलझा, फिर दोबारा कोशिश करने पर निकल पाया। बाहर निकलकर गली की कुतिया के पीछे लगा था। इस जानकारी के प्राप्त होते ही इस घर की नई पीढ़ी सीजर को ढूंढने निकल पड़ी। सभी का यही ख्याल था कि वह आसपास ही कहीं मिल जाएगा। दादाजी भी अपनी लाठी टेकते हुए सीजर को ढूंढने निकले। दादी जी ने टोका, तुम क्यों जा रहे हो? सभी लोग उसे ढूंढ तो रहे हैं। मगर दादाजी ने माने। वे गली गली में भटकते हुए परिचित अपरिचित से पूछने लगे, हमारे सीजर को देखा? अल्सेशियन है, लंबा, पूरा, बादामी, काला और सफ़ेद मिला जुला रंग है। कान उसके खड़े रहते हैं। उनकी सांस फूलती रही और वे लोगों से पूछते रहे, हमारे सीजर को तो आप पहचानते ही होंगे, उसे बाहर घुमाने हम लाते थे। वह लोगों को देखते ही लपकता था। चेन खींच खींच कर हम उसे काबू में रखते थे। उसने किसी को काटा नहीं, वह बस लपकता था। काफ़ी भटकने के बाद भी न तो नई पीढ़ी को और न ही दादाजी को सीजर का पता लगा। सारा दिन निकल गया, रात हो गई, किंतु सीजर लौट कर ना आया। सभी को आश्चर्य हुआ कि वह कहाँ चला गया। गली की कुतिया के पास भी नहीं मिला। इस मोहल्ले के सारे रास्ते उसके देखे भाले थे। वह रास्ता भी नहीं भूल सकता था। किसी के रोके वह रुकने वाला नहीं था। दादाजी ने आशंका व्यक्त की, किसी ने बांध लिया होगा, बेचारा कैसे आएगा। नई पीढ़ी ने इस आशंका को व्यर्थ माना। उसे बांधना सहज नहीं है, वह बांधने वालों का हुलिया बिगाड़ देगा। दो चार ने मिलकर बांधा होगा तो वह बेचारा क्या करेगा, असहाय हो जाएगा। दादाजी ने हताश स्वर में कहा। नई पीढ़ी ने उनकी इस चिंता पर भी ध्यान न दिया तो वे बोले, नगर निगम वालों ने कहीं न पकड़ लिया हो। दादाजी के पुत्र झल्लाए, कैसे पकड़ लेंगे, उसके गले में लाइसेंस का पट्टा है, फिर भी देख आने में क्या हर्ज है। दादाजी ने झल्लाहट की परवाह न करते हुए सलाह दी। पुत्र ने सहज स्वर में उत्तर दिया, देख लेंगे। दूसरे रोज़ भी दिन भर सीजर की तलाश होती रही। नई पीढ़ी ने दूर दूर तक उसे खोजा, मगर उसका कहीं पता न लगा। वह जैसे ज़मीन में समा गया था। दादाजी सड़क की ओर आंखें लगाए बाहर बरामदे में ही डटे रहे। हर आहट पर उन्हें यही लगता रहा कि सीजर अब आया, तब आया। दिन ढलने तक भी सीजर का जब कोई पता नहीं लगा तो दादाजी ने आदेश दिया, जाओ समाचार पत्रों में चित्र सहित इश्तहार निकलवाओ। लिखो कि सीजर को लाने वाले को 100 नहीं 200 रुपये इनाम देंगे। नई पीढ़ी भी इश्तहार निकलवाने का विचार कर रही थी, किंतु वे लोग ये सोच रहे थे कि एक दिन और रुक जाएं। किंतु दादाजी तकाजे पर तकाजे करने लगे, जाओ नहीं तो सुबह के अखबार में इश्तहार नहीं निकलेगा। दादाजी का बड़ा पोता सीजर का चित्र लेकर चला तो उन्होंने मसौदा बना कर दिया। साफ साफ लिखा, सीजर का पता देने वाले को या उसे लाने वाले को 200 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। आधी रात के बाद बाहर के बड़े लोहे के फाटक पर खर्र खर्र की ध्वनि हुई तो बरामदे में सो रहे दादाजी ने चौंक कर पूछा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने फिर तकिए पर सिर टिका दिया। कुछ देर बाद फिर खर्र खर्र की आवाज़ आई। दादाजी ने फिर सिर ऊंचा कर पूछा, कौन है? इस बार खर्र खर्र ध्वनि के साथ सीजर का चिर परिचित स्वर हौले से गूंजा, भू भू। इस स्वर को दादाजी ने फौरन पहचान लिया। वे खुशी में पलंग से उठने का प्रयास करते हुए
गदगद कंठ से बोले, सीजरिया बेटा आ गया तू। गठिया के कारण वे फुर्ती से उठ नहीं पाए। घुटनों पर हाथ रखते हुए जैसे तैसे उठे। बाहर की बत्ती जलाई। बड़े गेट पर दोनों पंजे टिकाकर खड़े सीजर पर नजर पड़ते ही वे बोले, आ रहा हूं बेटा। बरामदे के दरवाजे का ताला खोलते खोलते उन्होंने भीतर की ओर मुंह कर समाचार सुनाया, सीजरिया आ गया। सुना, सीजरिया आ गया है। घर भर के लोग बिस्तर छोड़ छोड़ कर लपके। दादाजी ने बड़ा फाटक खोला। तब तक सभी बाहर आ गए। फाटक खुलते ही सीजर तीर की तरह भीतर आया। दुम हिलाते हुए वह सभी के कंधों पर अगले पंजे रख रख कर खड़ा होने लगा। कभी इसके पास तो कभी उसके पास जाने लगा। मुंह के पास अपना मुंह ला कर दयनीय मुद्रा बनाने लगा। तरह तरह की अस्पष्ट सी ध्वनियां मुंह से निकालने लगा। कीचड़ सने सीजर के बदन पर खून के धब्बे तथा जख्म देखकर सभी दुखी थे। दादाजी ने विगलित कंठ से कहा, बड़ी दुर्दशा हुई सीजरिया की। नई पीढ़ी ने सीजर को नहलाया धुलाया, उसके जख्मों की मरहम पट्टी की, खिलाया पिलाया। दादाजी विलाप करते रहे, नालायक को इन्फेक्शन ना हो गया हो। देर रात को सीजर आकर दादाजी के पैरों में सोया तो वे उसे सहलाते हुए बोले, बदमाश बाढ़ कूद कर चला गया था। सुबह अखबार में सीजर की तस्वीर आई। उस तस्वीर को सीजर को दिखाते हुए दादाजी चहके, देख ये कौन है, पहचाना बेटा? अखबार में फ़ोटो आ गया है तेरा, बड़े ठाठ हैं तेरे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। दोस्तों ये कहानी पूर्णतः से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है।